कहानी की शुरुआत में एक बच्ची को दिखाया जाता है। इसका नाम जना है। ये अपनी फैमिली के साथ समुद्र के बीच बने एक टापू में फंस गई है। ये टापू जितना शांत दिख रहा है उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक है, जिसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे। जना के फैमिली में टोटल 4 सदस्य है, जिसमें उसके मॉम, डैड और एक बड़ा भाई है जिसका नाम एडम है। अब आगे जना की मॉम को दिखाया जाता है जिसका नाम यास्मीन है। वो दूरबीन से समुद्र की तरफ देख रही होती है। उसके पास पड़े एक रेडियो में न्यूज चल रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग एक बोट में सफर कर रहे थे, जिसके पलटने से दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। इतने में उस रेडियो का सिग्नल चला जाता है। यास्मीन उसे ठीक करने की कोशिश करती है और फिर उसके पास खेल रही जना से कहती है, जाओ अपने भाई एडम को डिनर के लिए बुला के लाओ। जना एक लाइट हाउस की तरफ दौड़ती है। एक्चुअली ये लोग जिस टापू पे फंसे हैं वहाँ पर एक लाइट हाउस भी है और ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें सोने के लिए बिस्तर और खाना बनाने के लिए किचन की व्यवस्था है और साथ ही में एक जनरेटर भी पड़ा हुआ है। आगे हम जना के पापा नाबिल को यास्मीन से बात करते देखते हैं। वो कह रहा होता है, वो लोग अगर टाइम पर हमें बचाने नहीं पहुंचे तो हमारा क्या होगा। यास्मीन कहती है, धीरे बोलो, जना सुन लेगी। दरअसल इन लोगों ने जना से सब कुछ छुपा रखा है। जना समझती है कि वो लोग किसी पिकनिक पर आए हैं। यास्मीन कहती है, डिनर रेडी है। जना कहती है, मैंने एडम को बुलाया लेकिन वो डिनर पे नहीं आना चाहता। यास्मीन लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर एडम को आवाज लगाती है, लेकिन वो कहीं दूर बैठकर गाने सुनते हुए सिगरेट के मजे ले रहा होता है। यास्मीन नीचे उतरकर उसे ढूंढने निकल जाती है। तभी वो उसे घास में बैठकर स्मोकिंग करते देखती है। वो उससे सिगरेट छीनकर फेंकते हुए कहती है, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्मोकिंग करते देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। आगे हम इन चारों को एक साथ बैठकर डिनर करते देखते हैं। इनके पास अब खाने के लिए भी कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि जितना खाना इनके पास था वो ये पिछले 2-3 दिन में खत्म कर चुके हैं। अब इनके पास फ्रेश वाटर भी बहुत ही कम बचा है। रात हो जाती है। नाबिल जना के साथ जनरेटर को स्टार्ट करता है ताकि वो लाइट हाउस की लाइट को जला सके। जना कहती है, पापा हम लोग रोज इस लाइट को क्यों जलाते हैं। नाबिल कहता है, बेटा ताकि अगर कोई अंधेरे में रास्ता भटक जाए तो उसे दिखाई दे सके। दरअसल ये लोग डेली रात में उस लाइट को जलाकर सोते हैं ताकि उसे देख कोई उन्हें बचाने आ सके। इसके अलावा इनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें वो डेली वॉइस मैसेज भेजते हैं, बट अब तक उनका किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है। अगले दिन सुबह हम इन्हें बैग लेकर किनारे की तरफ जाते देखते हैं। एक्चुअली ये लोग इन्हें कोई बचाने आएगा इस आस में डेली सुबह अपना सामान पैक कर किनारे पर जाके बैठ जाते हैं। दोपहर हो जाती है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी इन्हें कोई बचाने नहीं आया। नाबिल यास्मीन से कहता है, तुम यहाँ पे ध्यान रखो, मैं जाके किसी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और वो रेडियो लेके लाइट हाउस में आ जाता है। कुछ देर बाद यास्मीन भी नाबिल के पास आ जाती है और दोनों रेडियो पे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इधर जना मिट्टी में खेल रही होती है। तभी उसे मिट्टी के नीचे कुछ दिखाई देता है। वो मिट्टी हटाकर देखती है तो वो एक येलो कलर का कुछ बड़ा सा बॉक्स जैसा होता है। वो उस पे कान लगाकर सुनती है तो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से हट जाती है और पास में पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाकर उस पे मारने लगती है। मारते मारते वो लकड़ी उस बॉक्स के अंदर घुस जाती है और उसी वक्त लाइट हाउस की लाइट बंद हो जाती है। जनरेटर से धुआं निकलने लगता है। नाबिल जना को आवाज लगाता है। जना आवाज सुनकर जल्दी से उस बॉक्स पर मिट्टी डालकर उसे छुपा देती है। वो लाइट हाउस के पास जाकर देखती है तो वहाँ धुआं ही धुआं होता है। नाबिल और यास्मीन मिलकर उस धुएं को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इधर उस बॉक्स वाली जगह पे आसपास की मिट्टी अंदर धंसने लगती है। आगे हम देखते हैं कि शाम के वक्त मोम मोम चिल्लाते हुए एडम और जना एक कछुआ लेकर आते हैं। जना कहती है, मोम क्या हम इस कछुए को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन यास्मीन इनकी सरकस से गुस्सा हो जाती है। वो एडम से कहती है, कितनी बार बोला है तुम्हें ऐसे समुद्र में मत जाना, अगर जना को कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है ना उसे तैरना नहीं आता। फिर वो उस कछुए को वापस वहीं छोड़कर आने को कहती है। आगे हम देखते हैं एडम और उसके पिता मिलकर उस जनरेटर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब रात होने वाली है और अब उन्हें इसकी जरूरत है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उस जनरेटर को ठीक नहीं कर पाते। अब ये लोग डिनर का इंतजाम करने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटे से जीव के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये लोग सुबह से भूखे हैं, इसलिए इससे तो इनका काम नहीं चलने वाला। नाबिल पानी की गहराई में जाने का फैसला करता है ताकि उन्हें कुछ खाने को मिल सके। इधर जना लाइट हाउस के बाहर उसकी दीवार पर पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो सोचती है यह एडम है। वो दूसरी तरफ जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ एक पेंटिंग बनी होती है जो पहले नहीं थी। इधर नाबिल पानी की गहराई में जैसे जैसे नीचे जाता है उसे किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो तल तक पहुंचता है तो उसे वहाँ एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख वो बुरी तरीके से डर जाता है। वो जल्दी से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। वो ऊपर तो पहुंच जाता है लेकिन उसके पैर पर गहरी चोट
चोट लग जाती है। वो दर्द से तड़पने लगता है। एडम और यास्मीन दौड़कर उसके पास जाते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। उनकी आवाजें सुनकर जना भी दौड़ कर आती है, लेकिन किसी के देखने से पहले वो वापस लाइट हाउस में चली जाती है। नाबिल कहता है इसके बारे में जना को पता नहीं चलना चाहिए। एडम और यास्मीन उसके पैर पर एक कपड़ा बांधकर उसे उठाकर लाइट हाउस में लेकर आते हैं। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास फर्स्ट एड करने के लिए कुछ भी सामान नहीं है और नाबिल की चोट भी बहुत गहरी है। इधर पानी का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्द ही ये पूरा टापू पानी में डूब जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जना टापू के साइड में बने एक जंगल की ओर जाती है, जहाँ उसे एक जूता मिलता है। वो दौड़कर उसे अपनी मोम को लाकर दिखाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये जूता जना की छोटी बहन का है। एक्चुअली जब वो नाव पलटी थी तब ये लोग अपनी छोटी बेटी को नहीं बचा पाए थे। यास्मीन उस जूते को ले जाकर उसी जंगल में गाड़ देती है। रात में एडम उस छोटे से जीव को काट कर अपनी बहन जना को खिला देता है और ये लोग भूखे पेट ही सोने का फैसला करते हैं। लेकिन इनकी मुश्किलें अभी कहाँ खत्म हुई थी। थोड़ी देर में यहाँ भूकंप के झटके आने लगते हैं। भयंकर बारिश के साथ बिजलियों की आवाज इनको डराने लगती है। कुछ देर बाद जब सब शांत हो जाता है तब एडम बाहर जाने लगता है। उसकी मोम उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता। दरअसल उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाया था। वो उसमें जाकर देखता है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो चुका था। वो अपनी बोतल में पानी भरता है। तभी उसकी मोम भी उसे ढूंढते हुए वहाँ चली आती है और फ्रेश वाटर देखकर वो बहुत खुश होती है। 2 दिन बाद आज सबने पेट भर के पानी पिया है। सुबह होते ही जना किनारे की तरफ चली जाती है। वो उधर पानी में पड़ी एक प्लास्टिक की पन्नी देखती है और वो उसे हासिल करने की कोशिश में लग जाती है। इधर यास्मीन नाबिल के पास होती है। एक्चुअली नाबिल के घाव में इन्फेक्शन हो चुका है। उसकी हालत टाइम के साथ और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तभी यास्मीन को जना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो किनारे की तरफ जाकर देखती है तो जना पानी में डूब रही होती है। वो भागकर उसके पास जाती है और उसे गोद में उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर अब यह संभव नहीं था क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। जब वो किनारे की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असली जना तो वहां खड़ी होती है और उसके पास जो जना थी वो गायब हो जाती है। यास्मीन डूबने लगती है। जना अपनी मोम को डूबता देख भागकर एडम के पास जाती है। एडम इधर उस जनरेटर को ठीक कर रहा होता है। जना की बात सुन वो अपनी मोम को बचाने भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मोम अब इस दुनिया में नहीं रही। एडम जना के सो जाने के बाद यास्मीन को टापू पर ही दफना देता है और फिर वो कुछ पतंगे बनाता है ताकि अगले दिन हेल्प के लिए सिग्नल दे सके। तभी वो किनारे पर अपने पिता को देखता है जो रेंगते रेंगते वहां पहुंच चुके थे। नाबिल का इन्फेक्शन और दर्द इतना बढ़ गया होता है कि वो भी वहीं पर ही दम तोड़ देता है। अब एडम और जना ही बचे होते हैं। रात में जना को सपने में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। ये वो ही लोग हैं जो इस टापू पर मारे जा चुके हैं। सुबह होते ही एडम जना से कहता है मैंने मॉम और डैड को भेज दिया है, वो लोग जल्द ही हमें यहाँ लेने वापस आएंगे। वो उसके साथ खेलता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि जना को संभालने के लिए अब वो अकेला बचा है। वो उसके साथ मिलकर रात में बनाई उन पतंगों को उड़ाता है ताकि इसे सिग्नल समझ कोई उन्हें बचाने आ सके। जब वो लोग लाइट हाउस में वापस आते हैं तो एडम देखता है कोई रेडियो पे उन्हें पुकार रहा है। फाइनली उनके मैसेज रेस्क्यू टीम तक पहुंच गए थे। वो लोग एडम से उनकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं जो उसके पापा ने एक पेज में लिख कर रखे थे। एडम उन्हें कोऑर्डिनेट्स बता देता है। वो लोग कहते हैं डोंट वरी, 1 घंटे में हम वहां होंगे। तभी जनरेटर ब्लास्ट हो जाता है। एडम नीचे जाकर देखता है तो वहां पूरा पानी भर गया था। अब इनके पास बहुत कम समय बचा होता है क्योंकि जल्द ही ये पूरा टापू डूबने वाला है। जना और एडम बाहर आके देखते हैं तो उन्हें दूर एक नाव दिखाई देती है। वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। फिर एडम एक लंबी सी रस्सी लाइट हाउस से बांधकर उसका दूसरा छोर अपनी कमर से बांध लेता है ताकि वो पानी में ना डूबे। वो समुद्र में आगे जाने की कोशिश करता है। उसे लगता है शायद आगे जाकर आवाज लगाने से वो उस नाव को रुका पाएगा, लेकिन वो रस्सी लाइट हाउस से निकल जाती है। फिर भी एडम हार नहीं मानता और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। थोड़ी देर में वो जना की आंखों से ओझल हो जाता है। अब जना इस टापू पर अकेली बची है। पानी का लेवल बढ़ता देख जना लाइट हाउस के टॉप पर चली आती है, लेकिन कुछ देर में उस टावर के टॉप तक पानी भरने लगता है। जना डूबने लगती है। जैसे ही पानी के दबाव से लाइट हाउस का टॉप टूटता है, उसमें से एक बोट निकलती है। जना जैसे तैसे करके उस बोट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे सामने से एक बड़ी बोट आते दिखाई देती है। ये उसका भाई एडम
होता है जो जना को लेने आया है। इस तरह फाइनली दोनों भाई बहन को रेस्क्यू कर लिया जाता है और उनकी जान बच जाती है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।